एवरीवन वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। तो आज जो है वो हम लोग पूरी की पूरी एक ही वीडियो के अंदर जो है अपनी इकोनॉमिक जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। ये एकदम आप लोग के फ्री के नंबर मिलने वाले। इकोनॉमिक सबसे इजी है, पूरे एसएसटी में जो है सबसे इजी जो है वो इकोनॉमिक है। बस ये वीडियो भी आप लोग देख के चले जाएंगे ना और बुक उठा के भी नहीं देखेंगे तब भी जो है 20 नंबर जो है वो 100% पूरे के पूरे जो है वो मिलने ही मिलने हैं। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले 4 चैप्टर इसमें जो एक है आप लोग का डेवलपमेंट, और सेकंड चैप्टर है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और तीसरा है मनी एंड क्रेडिट, और चौथा आप लोग का ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो डेवलपमेंट को अपना जो शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 1 है, और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में और अच्छे तरीके से जो है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है डेवलपमेंट कहते किसको हैं ये समझना है। तो डेवलपमेंट आपका जो है वो एक पॉजिटिव वे होता है कि ग्रोथ का, यानी कि ग्रोथ इन आप पॉजिटिव वे, किसी भी चीज़ की जो ग्रो होती है उसको आगे बढ़ने की, कोई भी चीज़ है वो आगे बढ़ रही है एक पॉजिटिव वे में बगैर नुकसान दिए हुए, तो उसी को जो है वो हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। अब हो सकता है जो कि ये डेवलपमेंट जो है ये पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे कैसे कि हो सकता है कि आपकी बीमारी बढ़ रही हो तो वो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो जो है वो नेगेटिव डेवलपमेंट हो रही है। तो किसी की बीमारी जो है, डिसीज़ जो है वो इंक्रीज़ अगर हो रही है तो वो डेवलपमेंट, उसको डेवलपमेंट का जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो कोई भी पॉजिटिव चीज़ जो इंक्रीज़ हो रही है उसको जो है वो हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। अभी डेवलपमेंट होती कितने टाइप की हैं, तो ये डेवलपमेंट जो है वो आप लोग के 3 टाइप की होती है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हैं 3 टाइप। पहला टाइप जो आप लोग का है वो आप लोग का कौन सा है, वो आप लोग का डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, यानी कि सबके लिए जो है एक ही जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए जो है वो डेवलपमेंट ना हो, उसके लिए वो नुकसान चीज़ हो सकती है। अब ये कैसे हो सकता है कि इसको एग्जाम्पल से ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि किसी विलेज में जो डैम बनते हैं तो उस डैम को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि वहाँ के उस रेडियस के अंदर 2 किलोमीटर तक के जितने भी घर होते हैं तो उन सब घर वालों को खाली करा दिया जाता है। तब ये डेवलपमेंट कंट्री की तो है कि डैम बन रहा है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, हो सकता है अगर आगे जाके बाढ़ आए तो उससे जो है लोग जो है वो बच सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट तो हो रहा है इसका, लेकिन जिन जिन विलेजर को वहाँ से खाली कराया जा रहा है, उनके घर छूट रहे हैं, वो उन लोग के लिए जो है वो डेवलपमेंट नहीं है। तो यही आप लोग का एग्जाम्पल है जिसको आप लोग आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए जो है वो नुकसान हो सकता है, और कि हर लोग के लिए एक ही डेवलपमेंट जो है वो सेम नहीं हो सकती है। अब इसी के और आगे हम लोग जाते हैं, जो हम लोग का सेकंड टाइप का है वो कौन सा है, पीपल लुक्स एट अ मिक्स टाइम। मतलब कि जो है लोग जो हैं वो क्या ढूंढते हैं कि एक ही जगह में वो दोनों चीज़ ढूंढने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग की ये डेवलपमेंट है कि आप लोग को जॉब मिल गई, तब आप लोग जॉब में क्या ढूंढेंगे कि आप लोग को जॉब में जो है वो फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं, छुट्टी तो मिल रही है कि नहीं, और वर्किंग हार्स उसमें कितने हैं, और जो है हॉलीडे उसमें कितने मिलेंगे, और आप लोग की जो रिस्पेक्ट है वो आप लोग की रिस्पेक्ट दी जा रही है उस जॉब में। तो ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ को जो आप लोग देख रहे हैं तो इसको आप लोग जो है मिक्स ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं, मिक्स ऑफ गोल। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग को जॉब मिल गई, ये आप लोग की डेवलपमेंट हो गई, और चाहे वो जैसी भी जॉब हुई आप उस जॉब को जो है आप लोग करने लगे, ऐसा नहीं है। आप लोग जो है उस जॉब को जो है मिक्स करेंगे कि उसमें जो अदर चीज़ हैं वो सब भी अगर प्रेजेंट है तभी वो मेरे लिए एक अच्छी सी डेवलपमेंट हो रही है। तो इसी चीज़ को आप लोग कहते हैं पीपल लुक्स एट अ मिक्स गोल। आई होप कि इसको जो है आप लोग अच्छे से जो है वो समझ पाए होंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, कंपैरिजन पे। तो कंपैरिजन अच्छा बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, कोई 1-2 कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे अगर एग्जांपल ले ले हम किसी ऑफिस का, उस कंपनी में जो है एम्प्लॉय हैं बहुत सारे, और मान लीजिए वो कोई टेक कंपनी है तो उसके अंदर जो है कोई टेक से रिलेटेड कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें जो है प्रीफर किसको किया जाएगा, कौन से एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, जिसको जो है टेक की नॉलेज ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा खूबसूरत है या जो ज़्यादा लंबा है या जो ज़्यादा गोरा है उसको जो है प्रीफर किया जाएगा। इसमें किसको प्रीफर किया जाएगा, जिसकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा है, ताकि वो जो है टेक चीज़ में जो है अच्छे से जो है अपना वो इम्प्रूव कर सके और जो है कंपनी को आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए उसमें किस चीज़ पे उसको जो है किस चीज़ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, उसको उसके जो है नॉलेज पे, उसके टेक और उस पे जो है उस चीज़ के बेस पे जो इसको वो किया जा रहा है। अगर ऐसे ही हम लोग आ जाइए अगर स्कूल के एग्जाम्पल पे, तो किसी एक स्कूल में मान लीजिए आप लोग का मैराथन हो रहा है या आप लोग की हाई जंपिंग होने वाली है, तो उसमें जो है किसी जो बच्चा आप लोग का होशियार है उसको जो है ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाएगा, उसको प्रीफर किया जाएगा जो आप लोग का ज़्यादा लंबा है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, या जिसकी लेग जो है वो ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये आप लोग का जो है कंपेरिजन होता है कि हर बेस पे
हर फील्ड पे हर जगह जो है अलग तरीके से जो है कंपैरिजन किया जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग आते हैं नेशनल इनकम पे अपने। तो ये नेशनल इनकम क्या होता है? तो बेसिकली ये वो चीज़ है जैसे कि आप लोग जितने भी इंडिया के अंदर या कंट्री कोई सी भी ले लीजिए, उसके अंदर जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन सब के जो सैलरी है, उन सब की जो इनकम है, उन सब सारी इनकम को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हम लोग की नेशनल इनकम बन जाती है। यानी कि सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल सिटीजनशिप कंट्री, यानी कि सारे सिटीजन के इनकम को जब हम ऐड कर लेते हैं कंट्री के तो वो हम लोग का एक नेशनल इनकम बन जाता है। अब उसके बाद जो हम लोग का सेकंड टॉपिक आता है वो हम लोग का आता है पर कैपिटा। तो ये पर कैपिटा इनकम होता क्या है? इसी को हम लोग जो है एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो ये कैसे होता है? तो सबसे पहले इसको जो ऑर्गेनाइज मतलब इसको जो मैनेज करता है वो कौन करता है? इसको हम लोग की वर्ल्ड बैंक जो है वो मैनेज करती है। अब ये नेशनल इनकम जितना भी आया है, पॉपुलेशन हम लोग का जितना भी, यानी कि हम लोग ने नेशनल इनकम जैसे निकाला, सारी जितने भी लोग कमा रहे हैं जितनी भी इनकम उन सबको ऐड कर दिया। अब उसको ऐड करने के बाद जिस कंट्री की, जैसे हम लोग इंडिया की बात करो तो इंडिया में सारे सिटीजन के जो है इनकम को हम लोग ने ऐड कर दिया, वो हम लोग की नेशनल इनकम निकली। अब इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं उस इनकम को सारे के सारे पॉपुलेशन के जितने भी लोग हैं उन सब में डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू एक निकल के आएगी वो हम लोग की पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहे होंगे। इसका अगर एग्जांपल दें तो अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो आप लोग की जो पर कैपिटा इनकम जो है वो 1497 यानी कि $1497 जो है ये जो है आई थी एक बार, जो 3-4 साल पहले का ये आप लोग की वो है। उसके बाद जो है यहीं अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पर कैपिटा इनकम यानी सालाना की पॉपुलेशन को जब डिवाइड किया गया तो पाकिस्तान में कितनी थी? $427 जो है वो ये एक वैल्यू निकल के आई थी कि इतनी वैल्यू जो है वो वहाँ की जो है पॉपुलेशन के उस पर वो करती है। मानते पर कैपिटा इनकम जो उन लोग की पाकिस्तान वाले को निकल के आई थी वो $427 निकल के आई थी, और इंडिया की जो निकल के आई $497। तो इसी से आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो ज़्यादा डेवलप है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की तो अब और भी ज़्यादा जो है वो कम हो गई होगी। तो अब इसके बाद जो हम लोग के टॉपिक है वो हम लोग का कौन सा है? वो जैसे आप लोग ये देख सकते हैं कि टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल 15 एंड ओल्डर इन अ स्पेसिफिक एरिया, टोटल पॉपुलेशन इन द स्पेसिफिक एरिया। यानी कि जब डिवाइड कर देते, जैसे कि आप लोग के 5-6 लोग हैं, ये 5-6 की जो इनकम है उसको ऐड करके और जब उसको डिवाइड कर दिया कि 5 लोग हैं तो टोटल पॉपुलेशन 5 हो गई, सिटीजन 5 हो गया आपके, तो इसको डिवाइड कर दिए तो ये हम लोग की पर कैपिटा इनकम जो है वो निकल के आ गई। ये आप लोग का कुछ एग्जाम्पल है कि हरियाणा में क्या है, केरला में क्या है और बिहार में जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या आई है। ये कब का है? 2015 एंड 2016 का है। तो अब हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग अपनी बात करते हैं किसकी? जीडीपी की। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें जितने भी गुड हम लोग के हैं, जितने भी प्रोडक्ट हम लोग के हैं इंडिया के अंदर, हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लें कि कोई कंट्री इंडिया है तो उसमें जितने भी गुड जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की वैल्यू जो आती है, उन सब की वैल्यू को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वही हम लोग की जो है जीडीपी आती है। और यही जीडीपी बेसिकली आप लोग की वो बताती है कि आप लोग का जो कंट्री है वो डेवलप है या कंट्री आप लोग का डेवलप नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टर्म है वो आप लोग का जीएनपी। तो बेसिकली ये आपका जीडीपी की ही तरह है, लेकिन इसमें कुछ अलग ये है कि जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरनल कंट्री की बात होती है कि कंट्री के अंदर अभी जितनी भी चीज़ उन सब की वैल्यू को ऐड कर दें तो आप लोग की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। लेकिन जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी जो है वो ऐड कर दिया जाता है, और यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी जब ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद जो वैल्यू निकालेंगे तो वो आप लोग की जो वैल्यू निकलेगी वो आप लोग की जीएनपी वैल्यू कहलाएगी। और जीएनपी का फुल फॉर्म जो आप लोग का है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वो हम लोग का लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? ये कंपेयर करता है दो कंट्री को कि कौन ज़्यादा डेवलप है और कौन ज़्यादा डेवलप नहीं है। कैसे करता है कि एक कंट्री में जो है जो 7 ईयर के लोग हैं, 7 एज है 7 ईयर ओल्ड, और जो 7 ईयर से ज़्यादा है, तो 7 ईयर से तो जितने छोटे उनको नहीं गिना जाता है कंट्री के, लेकिन 7 ईयर से जितने भी लोग ज़्यादा हैं उन सब को लेकर जितने भी सिटीज़न आप लोग की जितनी भी पॉपुलेशन है उन सब को देखा जाता है, और उस 7 साल से लेकर जितने भी लोग हैं उन सब में ये देखा जाता है कि कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और कितने लोग जो हैं वो आप लोग के पढ़े लिखे नहीं हैं। तो यह ऐसा ही जो है आप लोग का जो वो किया जाता है, सर्वे किया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपकी कंट्री में लिटरेसी रेट कितना है और लिटरेसी रेट कितना नहीं है। तो ये आप लोग का कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आप लोग का 2011, 2015 और 2018 में जो है वो लिटरेसी रेट बताया गया था मेन का वुमेन का। तो मेन का जो लिटरेसी रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि ये पब्लिक
क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है, और ये सस्टेनेबल, ये जो टर्म है सस्टेनेबल, ये कौन सा टर्म है। ऐसे लिटरेसी रेट का आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 1951 में जो है वो लिटरेसी किस हिसाब की थी, और 2011 आते आते लिटरेसी रेट जो है वो कितना ज़्यादा आप लोग का जो है बढ़ गया है। 2011 में आप लोग देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग की कंट्री डेवलप होगी तो लिटरेसी रेट जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी तो उसी के ऊपर तो डेवलपमेंट कंट्री जो है वो डेवलप होगी। जब ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तभी तो ज़्यादा लोग काम आएंगे देश के, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग किसकी बात करते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ की। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या बात करना है कि ऐसा है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से हो। डेवलपमेंट जो है और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, जैसे कि आप लोग की रिस्पेक्ट हो गई और आप लोग का जो नॉलेज हो गई, या आप लोग के पास कुछ आइडिया है, स्किल है। ज़रूरी नहीं कि हर डेवलपमेंट जो है वो पैसे के ज़रिए हो। इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए अगर आप लोग के वो हैं, आप लोग आस में कोई दुकान देख लीजिए, अब दुकान वाला क्या है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, ठीक है, ज़्यादा लिटरेसी रेट तो उसके पास है नहीं, ना उसके पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा है, इसलिए उसके पास सब लोग जा रहे हैं और उससे ज़्यादा सामान खरीद के ला रहे हैं, उसके दुकानी से सामान जो है वो खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा है, वो आप लोग को जो है रिस्पेक्ट देता है। तो उससे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट तो वो भी कंट्री का कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग जा रहे हैं, उसके पास से खरीद के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उसकी जो इनकम है वो अच्छी खासी हो रही है इनकम। तो उससे क्या हो रहा है कि आप लोग डेवलपमेंट तो वो भी कंट्री का कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट जो कर रहा है कंट्री का वो पढ़े लिखे होने की वजह से कर रहा है, या जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से कर रहा है, या आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा उसने इन्वेस्ट कर दिया इस वजह से कर रहा है। तो हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं से जो है आपकी कंट्री को जो है वो डेवलपमेंट करने में जो है इन्वॉल्व, ठीक है। तो ऐसा ही जो है गवर्नमेंट ने जो है इंडिया में क्या लाया था, एक आप लोग की पब्लिक फैसिलिटीज़ लाई थी जिसको आप लोग कहते हैं पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता था, इसमें जो है राशन बांटा जाता था गरीबों को, मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनको राशन दिया जाता था कि जिनके पास जितना पैसा नहीं है कि वो लोग हर चीज़ खरीद सके, तो इसमें या तो सस्ते दाम पे या तो हर महीने फिक्स कर दिया गया था कि आप लोग को इतने अमाउंट में जो ये राशन मिलेगा, जिससे आप लोग जो अपना घर आराम से चला सके। और इसमें जो पैसा आप लोग का बचे वो आप लोग जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाई में इन्वेस्ट करके उनको जो है उनकी ग्रोथ करा सके, जिससे आगे जाके आप लोग की भी जो है वो ग्रोथ हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट में भी जो है वो हेल्प करेगा कंट्री के, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये सिस्टम जो है वो इंडिया में ज़्यादा अच्छा चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार ने कुछ सामान दिया है कि मान लीजिए 100 किलो या 200 किलो दिया है, तो वो सिर्फ बटेगा आते आते मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 किलो, बाकी जो है बीच में सब जो है बेच दिया जाता है। तो ये आपके किसके ज़रिए होता था? ये आप लोग के आधार कार्ड के ज़रिए जो लिंक होता था, और इससे जो है राशन कार्ड और वो होता था जिससे आप लोग को दिया जाता था राशन कार्ड, जो गरीब लोग होते थे, ठीक है। अब उसके बाद आता है आप लोग का यूएनडीपी। तो ये यूएनडीपी होता क्या है? तो ये यूएनडीपी मतलब नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें होता क्या है, ये जो है कंट्री को, मतलब दो कंट्री को जो है वो जज करता है किसके बेस पे, आप लोग के लिटरेसी के बेस पे, हेल्थ के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे। तो ये सब बेस पे वो जज कर लेता है कंट्री को, दो कंट्री को कंपैरिजन करता है कि कौन सी कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप है और कौन सी कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। जैसे आप लोग यूएसए को ले लें तो यूएसए में लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में लिटरेसी रेट जो है यूएसए के कंपेयर में बहुत कम है। तो इससे क्या वो हुआ, रिजल्ट क्या आया कि जो आप लोग का यूएसए है वो ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है देखिए यही है व्हाट इज़ डीएनडीपी। तो इसका आप लोग ये डिफिनेशन जो है स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोग जो है अच्छे से एग्जाम में अगर आ गया तो लिख पाएँ, ठीक है। अब हम लोग जो आते हैं वो हम लोग आते हैं सस्टेनेबल सिस्टम पे। तो ये आखिर होता क्या है कि सस्टेनेबल सिस्टम क्या होता है? तो जब हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्स को जो है अच्छे से एफिशिएंटली से जो है यूज़ करते हैं और उसको जो है बचा के रखते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। जैसे कि हम लोग का एग्जांपल ले लीजिए पेट्रोल है, तो पेट्रोल को क्यों इलेक्ट्रिसिटी जो है इतना ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो है आप लोग के जो ये रिसोर्स है कौन सी पेट्रोल वाली, ये ख़त्म होने वाली है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पेट्रोल को कम से कम यूज़ करना है, ताकि हम लोग की आने वाली जनरेशन भी जो है वो उसका यूज़ जो है वो अच्छे से कर पाए, और उन लोग को भी पता हो कि हाँ ये पेट्रोल क्या होता था। ये नहीं कि इसका यूज़ हम ही लोग कर ले और जनरेशन जो आगे हम लोग क्या आएगी उन लोग को ये एकदम ही देखने तक को ना मिले। तो इसी चीज़ को जो है वो हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी रिसोर्स को हम लोग अच्छे से बचा के चले, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो भी है वो भी उसका यूज़ अच्छे से जो है कर पाए। तो इसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही आप लोग का लास्ट टॉपिक था, और आई होप कि ये चैप्टर जो है वो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा।
तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने सारे दोस्तों तक के इस वीडियो को। तो आइए सीधा जो है वो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। वो कौन सा हम लोग का, वो हम लोग का सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें क्या है, इसमें जो है वो हम लोगों ने जो है वो इंडिया में हम लोगों ने कुछ सेक्टर को जो है वो बांटा हुआ है। और वो कितने सेक्टर में बांटा है, इंडिया को जो है हमने 3 सेक्टर में जो है वो बांटा हुआ। कौन कौन सा, एक हम लोग का प्राइमरी सेक्टर, और एक हम लोग का है सेकेंडरी सेक्टर, और एक हम लोग का है टर्शियरी सेक्टर। तो आइए इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो जो हम लोग का प्राइमरी सेक्टर है वो हम लोग का उसको हम लोग कह सकते हैं एग्रीकल्चर वगैरह, यानी कि जो हम लोग का एग्रीकल्चर बेस होता है, जहाँ रॉ मटेरियल को जो प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल थिंग लाइक सन, वाटर, इन सब के हेल्प से जो है हम लोग किसी भी चीज़ को जो है वो तैयार करते हैं। और वो हम लोग किस में करते हैं, वो हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं, यानी कि लैंड वगैरह में करते हैं। वीट वगैरह जो हम लोग बीज डाल के जो उगाते हैं, तो उसको जो है वो हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह में जो है वो पूरा का पूरा हम लोग ये सब करते हैं। किसके हेल्प से, नेचुरल रिसोर्स के हेल्प से करते हैं। और यही हम लोग का जो है प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एग्रीकल्चर के थ्रू जो है रॉ मटेरियल को जो है प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जो है वो रॉ मटेरियल जो है कहाँ चला जाता है, वो रॉ मटेरियल आप लोग का चला जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। अब उस सेकेंडरी सेक्टर में उस रॉ मटेरियल का क्या किया जाता है, तो उस सेकेंडरी सेक्टर में, और इसी सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल आप लोग का आया है प्राइमरी सेक्टर से, उसका प्रोसेस किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है यूज़ में लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। बेसिकली रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में, ताकि वो जो है वो यूज़ किया जा सके। अब उसको जो है फिर आगे भेज दिया जाता है कहाँ पे, टर्शियरी सेक्टर में सप्लाई कर दिया जाता है। अब टर्शियरी सेक्टर आप लोग का क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर आप लोग बेसिकली कह सकते हैं वो वाला सेक्टर जो आप लोग को कोई सी भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसी को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर को। ठीक है, तो जब सेकेंडरी सेक्टर से गुड जो है बन के आ जाता है और टर्शियरी सेक्टर में अब आएगा, तो उस गुड को जो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वो सेलिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब कौन करेगा भाई। गुड तो आ गया, लेकिन अब उसका ट्रांसपोर्टेशन देखना है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में उसको भेजना है। ठीक है, उसको बेचने के लिए उसका एडवर्टाइज भी टीवी वगैरह पे जो किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ये आप लोग का टर्शियरी सेक्टर जो है वो देखता है। और इसी टर्शरी सेक्टर ही के अंदर आप लोग के जो है ज़्यादातर चीज़ आते हैं, जैसे कि जो भी आप लोग को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि टीचर, डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर, ये सब भी आप लोग को किस में आ जाते हैं, टर्शरी सेक्टर में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे इस वीडियो से मैं आप लोग को जो है एसएसटी की जो है वो नॉलेज जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इस हिसाब से जो है मैं भी आप लोग का एक टर्शरी सेक्टर हो गया, क्योंकि मैं आप लोग को एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अब जो है, अब अगर हम बात करेंगे सेक्टर में जीडीपी की, कि ये जीडीपी जो है वो हम लोग की कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो जीडीपी आपका जो है सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज कहलाता है। अब देखिए, सर्विस तो हमारा टर्शरी सेक्टर में आ गया, ठीक ना, सर्विस तो जो है वो हम लोग का टर्शरी सेक्टर में आ गया। तो यहाँ एक सवाल उठा कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट हुई तीनों सेक्टरों की। भाई जीडीपी जो है वो कैसे कैलकुलेट हुई तुम्हारे तीनों सेक्टर की। तो इमेजिन करो कि फार्मर जो है वो वीट बनाता है। इमेजिन करिए आप लोग कि फार्मर जो है वो वीट बनाता है, तो वीट बनाने में जो मान लीजिए कि फार्मर को जो कॉस्ट लग रही है वो 8 रुपये लग रही है। ठीक है, मतलब कि 8 रुपये में जो है फार्मर जो है उसको ट्रेड कर दिया सेकेंडरी वाले के पास। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि फार्मर ने एक वीट वगैरह कुछ भी बनाई, और जब वो अच्छे से बन गई तो उसको उसने ट्रेड किया 8 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने ट्रेड कर दिया अपने आगे वालों को। अब जिसने उसने ट्रेडर को दिया, तो अब ट्रेडर क्या किया, आगे ट्रेडर ने उसी को कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करके उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग करी, और उसको जो है 10 रुपये में जो है वो कर दिया, 10 रुपये में जो है उसको जो है इंडस्ट्रीज़ में बेच दिया। अब आ गया ये इंडस्ट्रीज़ वालों के पास। ठीक है, 8 से 10 और 10 से इंडस्ट्रीज़ वालों के पास आ गया 10 रुपये में। अब इंडस्ट्रीज़ वालों ने क्या किया, इसकी बेहतरीन पैकिंग वगैरह कर दी, और इसका एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कर दिया, और इसको हर जगह जो है वो पहुँचा दिया, जैसे कि अलग अलग स्टेटों में जो है वो जाके पहुँचा दिया। और लेकिन इसकी कॉस्ट क्या कर दी है, इसकी कॉस्ट जो है वो 60 रुपये कर दिए। अब सोचिए, जो आप लोग का गुड था 8 रुपये का, वो बिक रहा है कितने रुपए में, 60 रुपये में, 60 रुपये में। तो ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि ये जो आप लोग का 60 रुपये ये आप लोग का फाइनल गुड है। तो इसमें आप लोग का जो है एडवर्टाइजमेंट भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, सब कुछ इसमें जो है वो ऐड हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट में कंपनी को जो है वो कुछ पैसा तो खर्च हुआ ही होगा एडवर्टाइजमेंट करने में, तो वो पैसा भी एडवर्टाइजमेंट वाला भी आप लोग से ही ले रही है।
विद द हेल्प ऑफ मनी से। जैसे कि उसने जो है अपना रेट बढ़ा दिया, 60 रुपये कर दिया सीधे सीधे। अब उसी 60 रुपये के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, आप लोग का जो प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है, जो पैकिंग वगैरह हो रही वो भी आएगी, और आप लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सब कुछ आएगा। तो ऐसे ही आप लोग का जो ये है वो 60 रुपये जो आप लोग का हुआ, ये फाइनल हुआ टर्शियरी सेक्टर से। ठीक है, तो हम लोग कहीं से कुछ भी खरीदते हैं तो हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? टर्शियरी सेक्टर से ही हम लोग को मिलता है, वहीं से वो हर जगह जाता है और हम लोग के पास जो है वो अवेलेबल होता है खरीदने के लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर जो है वो आप लोग का ग्रो कैसे किया, बहुत ज़्यादा जल्दी इसने कैसे ग्रो कर लिया टर्शियरी सेक्टर ने। तो टर्शियरी सेक्टर बेसिकली आप लोग को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वह जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सब लोग आप लोग के एक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो आपके सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो कराते हैं, जैसे मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ तो ये भी आप लोग का एक जो है सर्विस जो है वो प्रोवाइड हो रही है। तो अब इस सर्विस को जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि मैं ठीक है मैं आप लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरा टर्शियरी सेक्टर है, लेकिन अगर यहीं अगर एक कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में जो टर्शियरी सेक्टर वो कौन सा होता है? वो जो है फाइनल प्रोडक्ट जो रेडी करके जो बेच रहा है। लेकिन अगर वहीं आप लोग बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी, तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी आप लोग का इंक्रीज होगा तो वैसे ही वैसे आप लोग का टर्शियरी भी तो इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट जो वीट आप लोग की पहले बन रही थी 8 रुपये बन रही थी प्राइमरी में, अब वही वीट प्राइमरी में 10 रुपये बन रही है, सेकेंडरी में वो जा रही है 14 रुपये में। तो कहीं ना कहीं आप लोग के पास भी तो वो जो 60 रुपये की टर्शियरी के पास जो पहले 60 रुपये में बिक रही थी वो अब कहीं जाके वो 70 या 80 रुपये में बिकेगी। रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा फायदा करा देगा। ठीक है, तो ऐसे ही टर्शियरी सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि आप लोग का प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा, टर्शियरी सेक्टर जो है वो अपने आप जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इंडिया में अगर आप लोग एग्जांपल देखें तो इंडिया में जो है पहले के लोग को आप लोग देखें तो पहले के लोग जो है वो कितना कम कमाते थे पैसा। मान लीजिए कि पहले के लोग जो है 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार आप लोग मान लीजिए कि एवरेज सैलरी जो होती थी ये होती थी, लेकिन वही सैलरी जो है आज के टाइम पे जो है बढ़ गई है, लेकिन लोगों की जो है नीड उसमें पूरी नहीं हो पा रही। वो कैसे नहीं हो पा रही है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोग का टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जैसे जैसे आप लोग का जो है टाइमिंग आगे बढ़ा है, जैसे जैसे आप लोग की सैलरी और वो एवरेज बढ़ गया है, उससे ये हुआ है कि आप लोग के जो रिसोर्स के रेट थे वो भी बढ़ गए। अब मान लीजिए पहले कोई 5,000 या 10,000 रुपये कमाता था तो उस टाइम अगर आप लोग मान लीजिए शुगर का जो रेट होता था, शक्कर का, तो कितना रुपए होता था? मुश्किल से 10 से 15 रुपये। अब वहीं जो है सैलरी जो है 15 की जगह जो है 30, 40, 50 हज़ार हो गई है, तो वहीं आप लोग का जो शुगर का रेट है वो भी कहीं ना कहीं 40 से 50 रुपये हो गया है। तो जैसे जैसे आप लोग की सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोग के नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे जो है आप लोग की सैलरी जो है उसका बढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऑल ओवर हर चीज़ का रेट ही बढ़ गया। तो जो चीज़ पहले था वही चीज़ घूम फिर के अभी भी चल रही है, और इसी में जो है अब 2-4 चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ गई। क्या चीज़ नए जनरेशन में बढ़ गई कि पहले के टाइम में जो है वो सब रेस्टोरेंट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होते थे, और जो है आप लोग के इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल वगैरह नहीं होते थे, और घूमने फिरने की इतनी ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं होती थी। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ इस टाइम पे जैसे जैसे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं तो इससे टर्शियरी सेक्टर और ज़्यादा आप लोग का इंक्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी चीज़ की बात करिए, ये सब कुछ आप लोग का टर्शियरी सेक्टर है, और ये सब कुछ जो है आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटीज़। ठीक है, और इसको जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ? टर्शियरी सेक्टर जो है अपने आप जो है बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर गया। पहले के टाइम पे ये सब चीज़ तो थी नहीं इतनी, तो टर्शियरी सेक्टर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी कुछ है वो सब टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही आ रहे हैं। चाहे आप लोग जो है प्लेन में जा रहे हैं, चाहे आप लोग जो है होटल में रुक रहे हैं, चाहे आप लोग जो है रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो ये सब कुछ आप लोग का टर्शियरी सेक्टर के अंदर आ रहा है। तो इससे क्या हुआ? टर्शियरी सेक्टर जो अपने आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गया। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल जो है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी, टर्शियरी सेक्टर जो है अपने आप जो है वो बढ़ता हुआ चला गया। अब वैसे अगर आप लोग आज के टाइम पे देखें तो टर्शियरी सेक्टर और तेज़ी से बढ़ रहा है। कैसे? कि पिछले अगर 5 से 10 साल की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ कितना तेज़ी से बढ़ी है। कैसे? जैसे आप लोग का यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब चीज़ जो है ये जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, ये सभी तो बेसिकली आप लोग का टर्शियरी सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये सब भी आप लोग को सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जितना तेज़ी से बढ़ेगा टर्शियरी सेक्टर और भी तेज़ी से जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपने जो है इंडिया में जो है जीडीपी में जो है मोर देन, अगर इंडिया की बात करें तो मोर देन जो है 55% जो है शेयर जो होता है वो आपका टर्शियरी सेक्टर ही का होता है। अगर 100 में से बात करें तो 55% से ज़्यादा, 50 से 55% तक का शेयर सिर्फ जो होता है वो आपका टर्शियरी सेक्टर का ही होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो है
अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में जो है 50% से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में क्यों हैं भाई, 25% से ज़्यादा तो शेयर है टर्शरी सेक्टर के, यानी टर्शरी सेक्टर के पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन 50% से ज़्यादा जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो सब लोग जो है आप लोग के प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में या लेबर वगैरह में या जॉब वगैरह में। तो ये सब लोग वो क्यों लगे हुए हैं, प्राइमरी में जॉब नहीं आएगी, मतलब वही वो सब जॉब आ जाएगी जो बेसिकली दिन वाली जॉब लेके करते हैं कि एक दिन का लेंगे 200-250 रुपये दिहाड़ी टाइप का, तो उसको आप लोग प्राइमरी सेक्टर में भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये अब कैसे हुआ, तो ये इस वजह से हुआ है कि उन लोगों के पास एजुकेशन की कमी है और किसी रीज़न से वो लोग जो है वो पढ़ नहीं पाए, तो इससे वो लोग को जो है प्राइमरी सेक्टर में ही काम करना पड़ रहा है। आप लोग जो है गाँव वगैरह में सब ज़्यादा देख सकते होंगे कि एग्रीकल्चर, खेत वगैरह ये सब जो है, ये सब उस टाइम अभी तक के जो है वो लोग जो है बहुत ज़्यादा यही सब करते रहते हैं और इन सब से निकल के वो बाहर नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, हम लोग शहर में तो हम लोग इतना पता नहीं है, लेकिन इस टाइम में 50% से ज़्यादा लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। तो अब जो है, अब जो क्या होगा कि अब काम जो है 10 का, यानी कि अब प्राइमरी में जो है बहुत ज़्यादा लोग काम करने आ गए, ठीक है। अब प्राइमरी में पहले से बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास नॉलेज कम है एग्रीकल्चर गांव वगैरह में, खेत वगैरह में। तो उसमें ये हो रहा है कि मान लीजिए अगर यूज जो है 10 लोग का है, 10 लोग की नीड है काम करने की, तो वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं, और नीड अगर है सिर्फ 2 लोग की, सिर्फ 2 लोग मिलकर पूरा का पूरा काम खत्म कर सकते हैं, तो वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक्सेस ऑफ लोग हो गए कि लोग ज़्यादा हो गए, काम कम हो गया। तो अब पैसा क्या है, पैसा जो है, जो पैसा 2 लोग को मिलना तो वो पैसा अब 4 लोग में बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 लोग मिलकर वही काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है, काम कम हो गया है प्राइमरी में। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब कि जहां पे जो है 2 लोग को काम करना था वहां 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इन लोग की सैलरी भी है वो 4 से 5 लोग में बढ़ जाएगी और सैलरी जो है इन लोग को कम मिलेगी, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है लोग वहां पे हो गए हैं। तो यही चीज़ आप लोग का जो है अनएम्प्लॉयमेंट तो यही जो चीज़ है वो आप लोग का अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ट में जो है वो आ जाता है। अब इसके बाद जो है पॉवर्टी से जो बढ़ाते हैं, मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि पैसा कमाना है तो अनएम्प्लॉयमेंट से बचना ही है, जाहिर सी बात है। अगर आप लोग को जो है पैसा अगर अच्छे से ज़्यादा पैसा कमाना है तो इसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग को जो है अनएम्प्लॉयमेंट से बचना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट की जगह जो है वो जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट की जगह कैसे जाना पड़ेगा कि आप लोग को पढ़ना लिखना पड़ेगा, और जिससे आप लोग जाके अच्छे से ज़्यादा अच्छा काम कर सके, अच्छे से अच्छी जॉब कर सकें, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा जो है वो अर्न कर सकें, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट इसी तरह से जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज़ हो सकता है कि आप लोग पढ़े लिखें अच्छे से और जो है डेवलपमेंट में जो है वो थोड़ी सी मदद करें, तो इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। अब जो है प्राइमरी सेक्टर के जो लोग हैं वो एम्प्लॉय हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय तो हैं, वो काम तो कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से पैसा उन लोग को बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, पैसा कम मिल रहा है, काम तो वो लोग भी कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन जो है वो लोग नीड के हिसाब से, नीड से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए उन लोग को जो वेज हो रही है उन लोग की वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। तो इसमें अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो इसमें इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को जो है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे जो है वहाँ की फील्ड वगैरह अगर ज़्यादा बढ़ा दें तो वहाँ के वर्कर जो है वो सफिशिएंट हो जाएंगे। अगर फील्ड कम है इस टाइम पे तो गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी, लैंड वगैरह जो लैंड लोनर है उनको जो है पैसा जो है वो देने लगे और उससे जो है वो और ज़्यादा ज़मीन खरीद लेगा, तो उस पर जो है और भी ज़्यादा लोग जो है वो काम करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आप लोग के एक्सेस ऑफ वर्कर जो पढ़ रहे हैं वो आप लोग के जो है वो पूरे के पूरे मैनेज हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है इसको ऐसे हेल्प कर सकती है। उसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि गवर्नमेंट क्या करे कि टूरिज्म प्लेस को जो है प्रमोट करे। इससे क्या होता है, टूरिज्म को जब प्रमोट करेगी तो बाहर के लोग जब आएंगे इंडिया में और आके घूमेंगे तो वहाँ पर जो स्मॉल स्केल के जो आप लोग के वो होते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कि लोगों को दिखा देंगे, ये रास्ता बताना, जैसे टूरिज्म में नहीं होता कहीं आप जाइए घूमने तो लोग कहते हैं मैं आप लोग को पूरा का पूरा ये टूरिज्म ये प्लेस पूरी घुमा दूंगा और कुछ बेच आप लोग से ले लूँगा। वहीं अगल बगल जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, चूड़ी वगैरह बेचते हैं, कुछ कोई सी चीज़ बेचते हैं, ट्रेडिशनल सामान बेचते हैं। तो ये सब जो चीज़ है स्मॉल स्केल वाले, तो ये सब जो है इन लोग को प्रॉफिट होगा टूरिज्म प्रमोट होने से। इन लोग के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट का कोई बात आ जाएगी, इन लोग के पास एक जॉब आ जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट को जो है टूरिज्म को जो है वो अगर प्रमोट करेगी तो इससे भी जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट वाले जितने भी है वो एम्प्लॉयड में जो है वो कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हम लोग किस में आते हैं
कि यही अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के जो गांधी जी थे वो 2005 में जो है एक एक्ट लाया था। कौन सा एक्ट था वो, मतलब गवर्नमेंट ने जो है वो एक्ट लाया था 2005 में, और उस एक्ट का नाम था नरेगा। नरेगा मतलब आप लोग का क्या होता है, नरेगा मतलब आप लोग का होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट में क्या होता है, इसमें जो है मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है देने के वादे जो है वो किया जाता है। और ये वादा कौन करती है, आप लोग की गवर्नमेंट करती है। कहती है कि कम से कम जो है हम लोग आपको एक साल में जो है 100 डेज का जो है काम देंगे, एक साल में 100 दिन का काम तो हम तुमको देंगे ही देंगे कम से कम। और अगर गवर्नमेंट जो है ये अपना वादा जो है ये इनकम्प्लीट करने में आ गई, यानी कंप्लीट नहीं कर पाई, तो वो क्या करेगी, वो उन लोग को जितने भी वो गरीब लोग हैं उन लोग को कुछ पैसा देगी एज अ फाइन वगैरह, जो आप लोग कह सकते हैं कि उन लोग को जो है 100 दिन बोली थी काम करवाने के लिए, उसके बदले उन लोग को वेजेस देना था, लेकिन 100 दिन भी गवर्नमेंट ने उससे उनको काम ही नहीं दिया, वो लोग 100 दिन काम ही नहीं करें, तो इसके बदले में जो है अगर काम नहीं भी हुआ तब भी गवर्नमेंट जो है पैसा हम लोग। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइज सिस्टम में और अनऑर्गेनाइज सिस्टम, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जो है अगर हम लोग जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम में आए तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है रजिस्टर होते हैं उसको जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि आप लोग बैंक वगैरह ले ले तो SBI बैंक आप लोग का है, ये गवर्नमेंट के ये हॉस्पिटल है, तो ये सब क्या है जो गवर्नमेंट में जो है वो रजिस्टर होता है उसको हम लोग जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम कहते हैं। और वो जो गवर्नमेंट में रजिस्टर ना हो उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सिस्टम जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर ऑर्गेनाइज सिस्टम हम लोग बात करें तो इसमें जो है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कंडीशन होते हैं, रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे कुछ होते हैं कि अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट के आपको कुछ कंडीशन है, कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, और सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसमें जो है वो वर्क जो है वो कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सिस्टम की बात करें तो इसमें कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। वहीं अगर हम लोग ऑर्गेनाइज सिस्टम की फिर से बात करें तो यहाँ जो है फैक्ट्रीज जो है एक्ट करती हैं, कहाँ किस पे एक्ट करती हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट के हिसाब से जो है काम करती है, मिनिमम एज एक्ट के हिसाब से जो है वो लोग काम करती हैं। अब इसी के साथ साथ जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम में क्या होता है, एक आप लोग का फिक्स्ड वर्किंग हार होता है कि इतने देर आप लोग को काम करना है और कुछ नहीं करना है। जॉब सिक्योरिटी आप लोग को मिलती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, और जो है आप लोग की एक पेड लीव होती है, यानी अगर आप लोग छुट्टी ले रहे हैं तो उसमें भी आप लोग को पैसा मिलेगा। बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब आप लोग इसको जो है गवर्नमेंट जॉब के एग्जांपल जो इसको आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सिस्टम में अगर हम लोग आ जाएं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे जब मन किया प्राइवेट वालों को वो आप लोग को जॉब से जो है वो निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क भी काम करवा सकते हैं कि किसी महीने किसी दिन हो सकता है 5 घंटा जो है काम करवाएं, और किसी दिन हो सकता है कि वर्क जब ज़्यादा हो तो 10 से 15 घंटा भी आप लोग से काम करवा सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। अच्छा एग्जाम्पल में अगर आ जाएँ तो ऑर्गेनाइज सिस्टम के एग्जाम्पल क्या होते हैं, आप लोग के ये हो गए हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, सब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, तो ये आप लोग का ये एग्जांपल हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात कर लें उसकी अनऑर्गेनाइज सिस्टम के एग्जांपल की, तो वहाँ आप लोग के बेसिकली शॉपकीपर वगैरह आप लोग ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, प्राइवेट कंपनी ले लीजिए, तो ये सब एग्जांपल जो है ये आप लोग के अनऑर्गेनाइज सिस्टम के होते हैं। ओके अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर मतलब जिसको जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और आप लोग का प्राइवेट सेक्टर जिसको जो है कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर का एम क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का एम है कि पब्लिक को जो है वेलफेयर जो है पब्लिक के वेलफेयर पर जो है काम करे, यानी जो है वो सारे बैंक काम कर रही है किसके लिए, आप लोगों के लिए। यानी कि अगर हम लोग बैंक का एग्जांपल ले तो सारी बैंक किस लिए काम कर रही है, सब बैंक जो है आप लोग के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, पब्लिक के फायदे के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट के काम तो खैर करती नहीं है, चले जाओ तो कुछ करेंगे नहीं वो लोग, लेकिन एक बात है कि ये लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। और वहीं हम लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में आ जाए तो वो लोग उसको जो कंट्रोल करता है कोई एक इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, और उन लोग का एम क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट का, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सके। उनको जो है पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहता है कि पब्लिक को फ़ायदा हो या ना हो, उससे नहीं मतलब है। मेन जो है वो कंपनी जो है वो ग्रोथ करनी चाहिए, यानी कि आप लोग का पैसा ही पैसा जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग का किसका एम होता है, ये आप लोग का प्राइवेट सेक्टर का जो है वो एम होता है। अब इसके बाद जो है अगर यहीं आप लोग चले जाएं इसके एग्जाम्पल में पब्लिक सेक्टर के, तो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, वही गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक है। और उसके बाद जो है ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले अच्छा क्या करते हैं, ये लोग पब्लिक वेलफेयर ही तो क्या है, आप लोग की मिड डे वो भी देते हैं, मील भी देते हैं, दोपहर का खाना भी देते हैं, हेल्थ का और इस ये सब चीज़ का भी वो करते ध्यान देते हैं।
वहीं खाना खैर अच्छा तो होता नहीं है, गवर्नमेंट का सब लोग जान रहे हैं, लेकिन एक बात है कि ध्यान तो देते हैं ना। और वहीं प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, वो लोग ये सब किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको जो है, अगर प्राइवेट स्कूल आप लोग चले जाइए किसी में, तो उसमें कोई खाना वाना नहीं देंगे, उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है किससे, फीस से। तो उन लोग का क्या होता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज़ करना। और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, वो पब्लिक के वेलफेयर पे काम करती है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो उनका मोटिव होता है मेन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, पैसा ही होगा तभी तो सब है। ओके, तो आई होप कि ये वाला भी चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर अभी तक के नहीं किए हैं तो इसको जो है कमेंट करें और बताएं कि वीडियो जो है वो। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग का थर्ड चैप्टर है, कौन सा, मनी एंड क्रेडिट। बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे किसकी, मनी की। मनी मतलब क्या होता है, मनी मतलब जो आप लोग अपने सामने देख सकते हैं, पैसा, जो सबको जो है चाहिए। तो मनी मतलब क्या है, पैसा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें मनी की, तो ये मनी जो है वो कैसे आया। तो पहले जो आप लोग जान सकते हैं कि पहले जो है क्या काम होता था। पहले आप लोग का बार्टर सिस्टम का जो है वो यूज़ किया जाता था एक्सचेंज के लिए, किसी भी गुड को जो है अगर एक्सचेंज करना है तो। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि इसके पास सेब है, इसके पास है मुर्गी। अब इसको चाहिए मुर्गी और इसको चाहिए सेब, तो ये लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफर करेंगे, बार्टर सिस्टम का जो है वो यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही जो है बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है वो मनी जो है वो अभी जो है इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, मनी का कोई रोल नहीं था। किसी को मछली चाहिए तो वो क्या करेगा, वो उसको चिकन देगा, और उसको जो है मछली चाहिए तो वो उसको चिकन दे देगा। तो ऐसे आपस में जो है एक्सचेंज ऑफर होता था कि किसी के पास दाल है तो वो चावल देगा, और किसी के पास चावल है तो वो दाल देके ये ऐसे एक्सचेंजिंग ऑफर कर देगा। तो इसमें जो है कुछ लिमिटेशन था। क्योंकि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वन जो है ये बहुत कम होता था। क्या मतलब कि जैसे इन दोनों को जो है, अब इसके पास मछली है और इसके पास जो है चिकन है, फिश और चिकन, तो अब ऐसा कॉन्सिडेंट तो है नहीं, ये बहुत कम, ऐसा रेयर होता था कि इसके पास मछली है तो ये जो लेडी है इसको भी मछली ही चाहिए होगी, और इस लेडी के पास जब चिकन है तो इस मेल को जो है, इस आदमी को भी जो है चिकन ही चाहिए। हो सकता है इन दोनों की नीड अलग हो, ठीक है। तो ऐसा जो लिमिटेशन था, ये कोइंसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता था। इससे इन लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी का भी सामना जो है वो करना पड़ जाता था। तो ज़रूरी नहीं है जब उन लोग को तुरंत चाहिए तो तुरंत उन लोग को चीज़ मिल जाए। तो इससे क्या होता था, इससे टाइम ज़्यादा लगता था, और ये टाइम कंज्यूमिंग आप इसको कह सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो इसमें जो है गुड की एक वैल्यू नहीं थी, मतलब हम लोग को जो है गुड की कोई वैल्यू वगैरह उस टाइम नहीं पता थी कि कोई भी सामान जो है वो कितने चीज़ का है। अगर एग्जाम्पल ले लें तो आप लोग मान लीजिए क्लोथ है किसी के पास, और किसी के पास आप लोग का है राइस। अब आपको राइस चाहिए और दूसरे वालों को क्लोथ चाहिए, तो क्लोथ मान लीजिए कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, अब कॉस्ट की बात है, और राइस की वैल्यू जो बहुत ज़्यादा होगी 70 से 80 रुपये, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा था, इसमें नुकसान जो क्लोथ जो है राइस को दे रहा था उसको हो रहा था ना। उसको तो राइस मिल रहा था, लेकिन राइस के बदले उसके पास से जो है क्लोथ जो है वो जा रहा था। तो इसको क्या नुकसान फेस करना पड़ रहा था कि इसका पैसा जो है वो ज़्यादा जा रहा था, और उन लोग को उस टाइम नॉलेज भी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हटाने के लिए, एक दूसरे का नुकसान को बचाने के लिए जो है बार्टर सिस्टम को जो है वो आगे जाके हटाया गया था, ठीक है। तो इसी को आइए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि कैसे बार्टर सिस्टम को जो है वो हटाया गया। तो यहाँ पे जन्म लिया मनी ने, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने। किसने जन्म लिया, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने। तो अब बार्टर सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम थी सब खत्म हो गई। मनी क्या होता है, मतलब मनी के आ जाने से जितनी भी बार्टर सिस्टम में जितनी प्रॉब्लम थी, टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लेक्स और कोइंसिडेंट वगैरह, ये सब कुछ हट गया। और बेसिकली ये जो मनी आई, ये क्या आई थी, ये आप लोग की बेसिकली एक कॉइन आई थी, जो कि उस टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव थी, और मेटल वगैरह की जो है बनाई जाती थी। आज के टाइम पे वही आप लोग की कॉइन जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ती होगी, जिसको आप लोग अभी सुने होंगे बहुत दिन पहले कि 5 रुपये के सिक्के से ब्लेड बना रही थी वो सब दूसरी अदर कंट्री। तो ये चीज़ होती है। और वहीं पहले के टाइम पे जो ये सब सिक्के थे, जो कॉइन थी, वो आप लोग की एक्सपेंसिव मेटल की थी, गोल्ड वगैरह की जो है वो बनाई जाती थी, ठीक है। प्लेटिनम की भी बनाई जाती थी पहले। तो ये सब चीज़ें थी। तो अब जब आप लोग का ये आप लोग का वो आ गया, मनी को जब ला दिया गया, तब उसके बाद क्या हुआ, अब मनी को जो है मेज़र करना है। अब मनी को मेज़र करने के लिए क्या किया गया कि भाई पता तो होना चाहिए कि ये मनी तो है, लेकिन ये कितने रुपए है, और इसको हम लोग क्या क्या चीज़ इससे जो है वो खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ को जो है अपने डाउट को जो दूर करने के लिए क्या लाया गया था, एक आप लोग का मॉनेटरी यूनिट नाम का एक टर्म है, ये आप लोग देख सकते हैं मॉनेटरी यूनिट, ये इसको लाया गया। मॉनेटरी यूनिट में क्या था कि इसको जो है गुड में के हिसाब से जो है बांटा गया कि जितना गुड है उसके हिसाब से इतनी मॉनेटरी यूनिट यानी कि देना है। यानी कि आप लोग गुड ले रहे हैं 100 रुपये का, तो आप लोग को 100 रुपये ही देना है, 200 रुपये नहीं देना है। तो ये सब किसके ज़रिए हुआ, ये सब आप लोग को मॉनेटरी यूनिट के ज़रिए हुआ था, ठीक है। अब इस गुड को जो मान लीजिए अगर 500 प्राइस है, तो यही 500 प्राइस हमने दिया है गुड के लिए, और इसको मॉनेटरी यूनिट कहता है। ऐसा नहीं कि 500 की प्राइस है तो हमने उसको 1000 रुपये दे के आ गए और बस मॉनेटरी यूनिट तो आ गई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यूनिट है कितनी। तो ऐसा नहीं था, एकदम परफेक्ट, एकदम स्केल लगा के सब कुछ उस टाइम
टाइम किया गया था कि अगर 500 का सामान ले रहे हो तो तुमको 500 रुपये ही देना है। अब इसके आने के बाद जो है रेट ऑफ फिक्स हो गया था, यानी कि गुड के जितने भी रेट थे वो फिक्स कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि हम अगर जाके ले रहे हैं कोई भी गुड, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमको 5 रुपये में मिल रहा है और कोई दूसरा जाके ले रहा है तो वही उसी प्रोडक्ट को जो है वो 10 रुपये में बेच दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट को भी उस टाइम पे जो है वो फिक्स कर दिया गया था। और उसके बाद जो है वो हुआ कि इस सिस्टम को सबको फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप भाई आप मनी लेके जा रहे हो कि मुझे ये सामान चाहिए और आप लोग के सामने जो बेच रहा है वो क्या कहने लगा, नहीं मैं तो बार्टर सिस्टम को फॉलो करूंगा, मुझे जो है ये सामान मैं तुम्हें दे तो दूंगा लेकिन इसके बदले जो है मुझे तुम क्लोथ ला के दो या कुछ और ला के दो, मैं मनी नहीं लूँगा। तो ये ऐसा भी नहीं हुआ था। इस सिस्टम को जो है सबके लिए जो है फॉलो कर दिया गया था कि ये सब लोग जो है इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो मॉनेटरी सिस्टम जो आप लोग कैसे आया, अब मनी वर्क कैसे किया, मतलब ये आप लोग हम लोग समझते हैं कि मनी जो है वो वर्क किया कैसे। तो वो ऑथोराइज्ड है गवर्नमेंट में, यानी गवर्नमेंट ने जो है मनी को ऑथोराइज्ड कर दिया इंडिया के थ्रू कि मनी में जो भी यूज़ है, जो भी हम लोग लेंगे, जो भी हम लोग देंगे, हर चीज़ में जो है मनी का यूज़ कर दिया गया। और मनी के बदले ही हर चीज़ को जो है वो उसका एक रेट फिक्स कर दिया गया कि इतना अगर आप लोग के पास रेट है तो इतने रेट में आप लोग को इस चीज़ का गुड जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, इस मनी को जो है कंट्रोल कौन करता था? मनी आ तो गई, पैसा आ तो गया आप लोग का, लेकिन अब पैसों को जो है कंट्रोल करना भी तो है। तो इस मनी को आप लोग को कंट्रोल किया आप लोग के आरबीआई ने। कौन? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने? इस बैंक ने जो है इसको जो है मनी को जो है वो कंट्रोल किया, मैनेज करना शुरू कर दिया। अब साथ में ही मनी को जो है आप लोग का रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे, यानी कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो वही बात है कि कोई भी मना नहीं कर सकता था कि मैं नहीं फॉलो करूंगा और मैं तो बार्टर सिस्टम को ही फॉलो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको जो है मनी को जो है वो लेकर जो है अच्छे से जो है काम करना पड़ गया कि जो तुम इतना मनी ला के दोगे तो मैं तुमको जो है इतना सामान जो है वो दूंगा। हम लोग को ये हुआ कि अब आता है हम लोग का डिमांड एंड डिपॉजिट। डिमांड एंड डिपॉजिट में क्या हो रहा था कि डिमांड एंड डिपॉजिट में ये था कि अगर मान लीजिए कि आप लोग के पास या कोई एक शख्स है कंट्री का, किसी को भी आप लोग ले लीजिए कंट्री में, अपने आप को ही ले लीजिए। तो मान लीजिए अगर आप लोग की कोई इनकम है, डेली इनकम हो गई आप लोग की 300 रुपये। अब 300 में आप लोग का डेली का खर्चा है 200 रुपये। तो आप लोग का जो 100 रुपये बच गया वो 100 रुपये आप लोग क्या करेंगे, वो 100 रुपये आप लोग बैंक में जमा कर देंगे। और जब आप लोग की डिमांड होगी, अपने डिमांड के हिसाब से आप लोग कभी भी उस पैसे को, अपने 100 रुपये जो आप लोग ने सेव किया, बैंक में रख दिया है, जमा कर दिया, डिपॉजिट किया है, उसको आप लोग अपने डिमांड से जो है कभी भी जो है विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसी को जो है वो हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते थे कि बैंक में अपना एक्स्ट्रा पैसा जमा किया जाता था और जब हम लोग का मन होगा हम लोग जाएंगे और बैंक से जो है उस पैसे को अपने डिमांड के हिसाब से जो है निकाल लेंगे। इसमें होता क्या था, इसमें जब हम लोग जो है बैंक में जब पैसे को वो करते थे, डिपॉजिट करते थे, तो बैंक हम लोग को कुछ इंटरेस्ट देता था, 10 से 12% जो है वो इंटरेस्ट देगा साल भर में कि भाई तुम्हारे पास जितना भी पैसा है तुम उसको जो है इन्वेस्ट कर दो, वो पैसा तुम्हारे बैंक में सेव रहेगा और उस पैसे के ऊपर जो है हम लोग तुमको जो है 10 से 12% जो है वो इन्वेस्ट लगा के दे देंगे। जैसे आपने 100 रुपये जमा किया तो साल भर के बाद आपको जो है वो 112 रुपये जो है वो मिल जाएंगे। तो ये आप लोग का हुआ इन्वेस्ट वाला सिस्टम, ये उस टाइम आया। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया चेक आप लोग की। चेक में क्या होता था, जैसे आप एक को कुछ पैसा, एक आदमी को दूसरे पर्सन को जो है कुछ पैसा देना है और वो उसको कैश नहीं देना है, उसको डायरेक्ट बैंक से ही कटवाना है क्योंकि उसके पास कैश नहीं है। तो इसके लिए चेक आया आप लोग का। चेक में क्या होता था, चेक में सीधे सीधे जिस पर्सन को आप लोग दे रहे हैं उसका नाम होता था और साइन होती थी और अमाउंट रहता था। इससे क्या होता था, इससे आप लोग के जो है चेक जाएंगे, आप लोग बैंक में जैसे ही जमा करेंगे तो अकाउंट से जो है पैसा जो है निकल जाता है तो दूसरे पर्सन के पास चला जाता था। अब उसके बाद आप लोग का आता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन, आप लोग लोन कह सकते हैं। तो ये लोन होता क्या है, तो एक जो है एक एग्रीमेंट होता है जो एक आदमी जो है वो दूसरे को देता है, यानी कि इसमें जो है एक एग्रीमेंट होता है कि अगर तुमको लोन चाहिए तो तुम मेरे साथ ये एग्रीमेंट में साइन कर दो तो मैं तुमको जो वो पैसा दे दूंगा। अब ये आप लोग के लैंडर में भी होता है, मतलब कि पहले के टाइम पे तो लैंडर और बोरोवर में बहुत ही ज़्यादा होता था, यानी कि जो लैंडर होते थे वो जो है वो मनी देते थे और आप लोग के जो बोरोवर होते थे, जो गरीब लोग होते थे, वो लैंडर से जो है मनी ले लेते थे और उनको जो है ब्याज के जो है वो पैसे देते थे। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग लें तो इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप लोग को जो है कुछ लेना हो, मान लीजिए आप लोग को आईफोन लेना हो, ठीक है। अब आप लोग को आईफोन लेना है तो आप लोग आईफोन कैसे लेंगे, तो आप लोग जो है अपने किसी भी दोस्त से, किसी भी भाई से जो है वो पैसा जो है वो उधार ले सकते हैं और वो पैसा जैसे ही आप लोग को मिल जाएगा आप लोग जाके आईफोन ले लेंगे और उसको जो है 1 साल के अंदर या आप लोग ने जब भी एग्रीमेंट किया है उतने एग्रीमेंट के अंदर जो है उसको जो है वो पैसा जितना उसने आपने लिया था आपको वो वापस करना है। तो यही आप लोग का बेसिकली क्रेडिट और लोन में जो है वो होता था।
अब उसके बाद जो है क्या होता था कि इसके ज़रिए जो है बैंक जो है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा कमाती थी। कैसे कमाती थी भाई? बैंक जो प्रॉफिट दे रही है लोगों को, कि जैसे अभी पता चला कि हमने आपको हम लोगों ने बैंक में जो पैसा अपना रखवाया 100 रुपये, तो 1 साल बाद बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया 12% का, यानी कितना रुपये हो गया? 112 रुपये मेरे पास आ गया। तो ये 12% प्रॉफिट बैंक हमको दे कहाँ से रही? बैंक के पास ये 12% प्रॉफिट जो है ये आया कहाँ से भाई? बैंक के पास कहाँ से आया? तो ये ऐसे आया कि बैंक जो है वो जब इंटरेस्ट देती है तो बैंक इसी के हिसाब से जो है वो भी देने लगती है, क्या कहते हैं, लोन भी देती है बैंक। अब जब बैंक लोन दे रही है तो बैंक जो है लोन पे भी अपने ब्याज ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है, और हमेशा जो लोन का पैसा होता है उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा साल भर में 10 से 12%, लेकिन वही अगर आप लोग जाके बैंक से लोन ले लें तो उसका इंटरेस्ट आपका 15 से 20 चला जाएगा, यानी कि आप लोग को जो है 5 से 6% जो है लोन में जो है इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक जो है वो लोन दे देती है एक पीपल को। अब वो लोन जब वो ले लेता है तो साल भर में बैंक जो है वो उससे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट ले लेती है। ठीक है, अब इंटरेस्ट तो ज़्यादा ले ली बैंक ने, मान लीजिए बैंक ने ले लिया इंटरेस्ट 20%, तो 100 रुपये उसको दी थी आदमी को, आदमी ने 1 साल में बैंक को लौटाया 120 रुपये। अब 120 रुपये में उसने जो है बैंक ने हमें दे दिया 112%, क्योंकि हमें वो दिया है ना बैंक ने, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट दिया 12% का, तो 112 रुपये मेरे पास आ गए। अब ये जो 8 रुपये बच गया ना बीच में, ये 8 रुपये जो है ये बैंक का होता है, ये बैंक जो है फ्री का बैठ के जो है वो दलाली खाता है, आप लोग कह सकते हैं। तो ये बीच का जो पूरा का पूरा पैसा बचा ये आप लोग के बैंक का पैसा बच गया। अब इसमें बैंक जो है वो लोन देती है, तो वो कौन से सिस्टम पे लोन देती है? तो वो आप लोग के कोलेटरल सिस्टम पे जो है बैंक जो है वो लोन देती है। कोलेटरल सिस्टम क्या होता है आप लोग का बेसिकली? तो कोलेटरल सिस्टम में ये होता है कि बैंक जब भी आप लोग को लोन देगी तो उसके बाद आप लोग से कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ जो है, इक्विपमेंट जो है वो रख लेती है। जैसे आप लोग के ज़मीन के घर के कागज़ हो गए, ज़मीन का वो हो गया, या कोई लैंड हो गई आप लोग की, या आप लोग की ज्वेलरी वगैरह हो गई, तो कोई भी चीज़ जो है वो एज अ सिक्योरिटी रख लेती है कि अगर आप लोग भाई मेरी लोन जो है वो पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे इसमें से जो है वो अपना लोन का पैसा रख के जितना पैसा बचेगा वो तुम लोग को वापस कर दूंगा। तो एज अ सिक्योरिटी जो है वो रख के जो है लोन देती है, ऐसे ही लोन नहीं देती है बैंक। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है क्या आता है कि अब जो है बैंक से लोन लेने में जो है मतलब अगर वो देखें तो एडवांटेज क्या होता है लोन लेने का? लोन लेने का एडवांटेज क्या होता है बैंक से? तो ये होता है कि पेंडिंग काम जो किसी का रुका हुआ है वो काम वो पूरा कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई फार्मर है, उसको जो है उसके पास लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, तो लैंड जो है लोन लेके कर सकता है, उससे पैसा कम जमा करके और वापस बैंक को दे सकता है। तो पेंडिंग काम इससे हो सकते हैं। किसी को जो है अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई तो वो उससे जो है लोन से जो है अपनी नीड को जो है फुलफिल कर सकता है। इसमें जो है डिसएडवांटेज क्या होता है? तो इसमें जैसे डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपये ले लिया तो उसमें जो है 10,000 रुपये आप लोग को ज़्यादा जो है वो लौटाना पड़ जाएगा ब्याज में, इंटरेस्ट में। ठीक है, तो ये आप लोग का वो हो जाता है। अब जो है आपको जो है बैंक को जो है कोलेटरल देना पड़ता है, एसेट वगैरह कुछ ना कुछ आप लोग को देना ही पड़ेगा जिससे बैंक आप लोग को लोन दे। ऐसे ही बैंक जो है वो क्रेडिट या लोन आप लोग को नहीं दे देती, सिक्योरिटी रखती है। आप लोग का कोई चीज़ रखेगी, ज्वेलरी वगैरह या लैंड की ज़मीन या आप लोग के घर की ज़मीन, फ्लैट की ज़मीन, उसको रखने के बाद आप लोग को जो है वो पैसा दे देती है और टर्म एंड कंडीशन पे साइन करवा देती है, एज अ सिक्योरिटी वो रखती है। ठीक है, अब उसके बाद जो आप लोग का आता है वो आप लोग का क्या आता है? वो आप लोग का आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? तो फॉर्मल जो आप लोग का आता है, एक आप लोग की होती है फॉर्मल बैंक, एक आप लोग की होती है इनफॉर्मल बैंक। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो आप लोग कह सकते हैं कि लोन लेना है, जैसे फॉर्मल लोन आप लोग को लेना है या इनफॉर्मल लोन लेना है, तो फॉर्मल लोन में आप लोग का आ जाएगा बैंक, इनफॉर्मल लोन में आपका बैंक नहीं आएगा, आप लोग के रिश्तेदार वगैरह, रिलेटिव या मनी लैंड लेनर, जो आप लोग का जो ज़मींदार जो होते हैं पुराने ज़माने में जो आप लोग मूवी वगैरह में देखते होंगे वो सब। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर फॉर्मल में आ जाए तो फॉर्मल में बैंक से आप लोग को लोन लेना है, तो बैंक से लोन लेने में क्या होता है कि करीब जो है बैंक वाले लोन जो है 1990 से जो है वो शुरू हो गया था। 1990 से शुरू हुआ था, 1990 में, कि बैंक ने कहा था कि चलो ठीक है मैं अब लोगों को जो है वो लोन दूंगा। और 50% ज़्यादा से लोग जो हैं 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बैंक से लोन जो है उस टाइम जो है वो लेने लगे थे। बैंक से लोन लेने में क्या होता था कि एग्रीमेंट ज़्यादा करवाना पड़ता था, पेपर वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होते थे, और आप लोग कह सकते हैं कि क्या नाम है, आप लोग को एज अ सिक्योरिटी कोई सामान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आप लोग का फॉर्मल में होता था, फॉर्मल लोन में। वहीं अब अगर आप लोग इनफॉर्मल में आ जाएं तो इनफॉर्मल में आप लोग अपने रिलेटिव से लेते थे, तो हो सकता है इसमें आप लोग को ब्याज ना देना पड़े अगर रिलेटिव से ले रहे हैं। जैसे आप लोग अपने दोस्तों तो 500 लेते होंगे तो उसको 500 रुपये देते होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि दोस्त कह रहा होगा नहीं अब मुझे 550 रुपये चाहिए, तो किसी खास से लेने में जो है आप लोग को ब्याज नहीं देना पड़ता था। लेकिन वही अगर इनफॉर्मल में आप लोग किसी उससे ले लेते हैं जो ब्याज पे पैसा देता है, बैंक
नहीं होता है, वो एक आदमी होता है, वो ब्याज पे पैसे देता है और उससे जो है वो पैसे पे ब्याज ले लेता है अच्छा खासा। तो अगर उससे ले रहे हैं तो उससे आप लोग को जो क्या करना पड़ता है, उस पर आप लोग को ब्याज देना पड़ता है इनफॉर्मल में भी। अब ये इनफॉर्मल में पेपर वर्क नहीं होता, ये तुरंत हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा माथा पिच्ची नहीं होती कि भाई ये भी पेपर देखो ये भी पेपर देखो। अगर आप लोग के पास कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिक्योरिटी कुछ नहीं है कि आप लोग के पास ज़मीन नहीं है, तब भी ये लोन मिल जाता है। लेकिन तब क्या होता है, तब इसमें जो है आप लोग का ब्याज जो है थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग का फॉर्मल और इनफॉर्मल में होता है। आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद जो है वो हम लोग आते हैं किस में, वो हम लोग आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप होता है कुछ मेंबरों का। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 10-15 लेडी 20 लेडी जितनी भी हैं वो 15 से 20 मैक्सिमम होती हैं। 15 से 20 लेडी जो है वो मिल के जो है एक ग्रुप बनाती है जिसका नाम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें वो लोग सब लोग पैसा अपना जो है जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा बचा के जो है उसको जो है सेव करती हैं। और पैसा सेव करने के बाद क्या करते हैं कि इन्हीं 20 में से अगर कभी किसी को अर्जेंट नीड हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई रिक्वायरमेंट आ गई, तो पूरा का पूरा पैसा बस एक वो व्यक्ति जो है वो वुमेन जो है वो यूज़ कर सकती है अपने यूज़ में, और उससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये इसीलिए सेव किया जाता था कि हमेशा अगर आगे जाके किसी को भी कोई भी वो हुई, कोई भी इमरजेंसी आई, तो उसका यूज़ जो है वो उसकी इमरजेंसी को फुलफिल करने के लिए हो सकता है। और उसके बाद जैसे ही वो पैसा चला जाएगा ये लोग फिर से जो है पैसा जमा करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ इसमें होता था जिसको जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम दिया गया था। अच्छा, इसमें जो है बैंक क्या की थी कि बैंक ने देखा कि अगर 2 साल में आप लोग का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि जो ये लोग हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग, इसका ट्रांजैक्शन अगर अच्छा है तो बैंक भी इन लोग को लोन देना शुरू कर दी। मान लीजिए कि 15-20 हैं, अब 15-20 में 2-3 लोग को एक साथ ज़रूरत पड़ गई पैसे की, अब इतना पैसा उन लोग के पास है नहीं, तो बैंक जो है इन लोग को ईजिली जो है वो लोन दे देगी बगैर किसी पेपर वर्क के और बगैर किसी सिक्योरिटी के। क्यों, किसके बिहाफ पे, ये आप लोग के ट्रस्ट के बिहाफ पे देती थी। क्यों, क्योंकि उन लोग को पता है बैंक वालों को कि भाई ये 20 लोग हैं। कितने लोग हैं, ये 20 लोग हैं। अब 20 लोग में अगर भागेंगे तो कितने लोग भागेंगे, 1 से 2 लोग भागेंगे, 20 लोग पूरे के पूरे तो पैसा लेके भाग नहीं जाएंगे। तो बैंक को जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। वहीं अगर सिंगल पर्सन लोन लेता है तो उसको इतनी दिक्कत होती है कि बैंक सोचेगा कि मान लो अगर ये भाग गया तो मैं क्या करूँगा। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें 20 से 25 लोग होते हैं सेल्फ ग्रुप में, और इसमें जो है बैंक को जो है कोई दिक्कत नहीं होती पैसा देने में। बैंक जो है वो दे देती। बैंक जानती है कितने ज़्यादा लोग पैसा मेरे जाएगा कहाँ, ये पैसा मेरा आराम से वापस आ जाएगा। तो किस पे, ट्रस्ट और बिहाफ के पे ये पूरा का पूरा पैसा हो जाता है। ये कारोबार इन लोग का जो है चलता रहता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप लोग का यही था, और आई होप को पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग को इजीली जो है। तो आइए हम लोग अपने लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जो कौन सा है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर आप लोग का ये होने वाला है और इजीली आप लोग को समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को बात करना है इन्वायरमेंट कैसे बदला और चीज़ें जो है वो कैसे बदली, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदला चीज़ें बदली वैसे वैसे विजुअल वैरायटी भी आती गई, गुड की नई नई चीज़ आती गई, नए नए वैरायटी आते गए, और ये सब कुछ जो है वो इस्टेब्लिश्ड कैसे हुआ। तो इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग को बात पढ़ना है, ठीक है। तो गुड़ जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी में जो है मिलने लगा। अब जैसे जैसे इन्वायरमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे गुड़ की वैरायटी भी बढ़ रही है, और हम लोग को जो है अलग अलग चीज़ जो है वो दिखने को मिलने लगी। अब अगर हम लोग बात करें तो मिड 20वीं सेंचुरी में क्या था, मिड 20वीं सेंचुरी के बाद जो लोग थे वो बाहर जो है वो जाना शुरू कर दिए। मतलब कि जो ट्रेड हो रहा था वो ट्रेड जो है वो फैलना शुरू कर दिया। जो एक कंट्री के अंदर ही सिर्फ सामान जो है वो सप्लाई होता था, वही सामान जो है वो अब जो है वो अपने पड़ोसी कंट्री यानी कि अदर कंट्री के अंदर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो होना जो है वो शुरू हो गया। तो इससे क्या हो रहा था, इससे जो है जिस अदर कंट्री में जो ट्रेड के थ्रू जो है ये सामान जो है ये जा रहा था, इससे जो है डेवलपमेंट भी जो है वो बढ़ता हुआ जो जा रहा था। इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो हम लोग को कौन सा पढ़ना है, वो हम लोग को प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड पढ़ना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। मिड 20वीं सेंचुरी में क्या था कि कंपनी अपने गुड को जो है बेचने के लिए और ज़्यादा एक्सपेंड हो गई, ठीक है। अब कंपनी को क्या था, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था। वो अपने स्टेट में तो बेच ही रही थी सामान को, लेकिन उसको ज़्यादा पैसा जो कमाना था, ज़्यादा बड़ी कंपनी बनना था, तो वो क्या करी, वो अपने अगल बगल कंट्री में भी सामान अपने बेचना शुरू कर दी और ट्रेड को एक्सपेंड करी, फॉरेन ट्रेड हो गया। यानी कि अब वन कंट्री टू अदर कंट्री जो है वो ट्रेडिंग होने लगी, जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और कंपनी को भी फ़ायदा हुआ और कंट्री को भी फ़ायदा हुआ। कंट्री को ऐसा फ़ायदा हुआ कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी, एक्सचेंजिंग गुड हुआ। एक के पास कोई सा गुड है तो दूसरे के पास कोई सा गुड है, दोनों के पास प्रोडक्ट अलग है, तो प्रोडक्ट जब एक्सचेंज हो रहे हैं तो इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है दोनों कंट्री का जो है फ़ायदा होने लगा, ठीक है।
अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अब मिड 20वीं सेंचुरी में क्या था कि 20वीं सेंचुरी खत्म होते होते एमएनसी जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई। एमएनसी मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी। ये मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो आप लोग कह सकते हैं, इसका काम क्या था, तो इसमें अब जो भी एक कंपनी थी उसका गुड एक से ज़्यादा कंट्री में जो है वो एक्सपोर्ट होता था। पहले तो नहीं होता था, लेकिन 20वीं सेंचुरी के आखिरी तक के ये इस्टेब्लिश्ड हो गया। ठीक है, अब इस एक्सपेंशन में क्या होता था, पैसा भी इंक्रीज होता था, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता था, सेल जो है कंपनी की ज़्यादा होती थी और कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप होता था। तो ये सब कुछ जो है ये एमएनसीज ने जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया था एमएनसीज ने। अब जो है यूएसए में जो है जो गुड बेचती थी तो वो इंडिया में गुड आने लगा एमएनसीज के थ्रू। ठीक है, तो अब वो एमएनसीज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करने लगी ये सब चीज़ों में और कंट्री को जो है स्टेबल करने में और डेवलप करने में। ओके, अब जो है एमएनसीज कहाँ इस्टेब्लिश्ड होती है, एमएनसीज मतलब कौन सी कंट्री में हो सकती है, कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। तो जहाँ जहाँ उनको जो है चीप लेबर मिलेंगे, सस्ते लेबर काम करने वाले मिलेंगे, एमएनसीज जो है वो बस वहीं पे जो है वो जो है स्टेबल होती है, वहीं पे जो है शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद जहाँ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की इजी सप्लाई मिल जाए वहाँ पे होती है। मार्केट जो है पास में ही होना चाहिए, तभी एमएनसीज के हमेशा पास में मार्केट होना चाहिए, तभी एमएनसीज जो है वो ओपन होती स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एमएनसीज आपका जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। एमएनसीज क्या करती है, आपकी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अपने कंट्री में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, लेकिन आप लोग के जो दूसरे कंट्री के फॉरेन में जो इन्वेस्ट हो रहा है, जो भी माल एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देती है। मतलब आपका पैसा अब जो है कंट्री में जो है इन्वेस्ट ना करके क्या करेगी, वो अपने दूसरे कंट्री में जो है पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेगी। पैसा तो उसके पास है, अब वो चाहे तो क्या करे, वो अपने कंट्री में वो इन्वेस्ट करे या चाहे तो अगले दूसरे कंट्री में वो इन्वेस्ट करे। तो एमएनसीज क्या करती है, वो अपने कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती है, वो दूसरे कंट्री में जो है वो ज़्यादा फॉरेन में जो है पैसा ज़्यादा। जो आप लोग के एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो क्या करती है, वो अपनी जो है अदर कंट्री में जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो फैलाना चाहती है कि अदर कंट्री में जो है अपने अदर कंट्री में जो है अपना प्रोडक्ट फैलाएगी तो उससे क्या होगा, उससे उसको जो है ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा पैसा होगा। तो उसमें वो लोग क्या करते थे, उसमें वो लोग कोलैब करते थे अदर कंपनियों से। कैसे, जैसे एग्जांपल आप लोग ये ले लीजिए कि जैसे इंडिया के पास कोई एक प्रोडक्ट है, मोबाइल है मान लीजिए, अब उसको जो है अपना मोबाइल जो है वो यूएसए में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रेट में जो है वो बेचना, वो कैसे बेचेगी, तो यूएसए में कोई एक मोबाइल की कंपनी जो वो पहले ही से बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है वो सेट है और वो पहले ही से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो इंडिया क्या करेगी, सीधे सीधे उस कंपनी से जाके कोलैब्स कर जाएगी और मिल जाएगी और दोनों कंपनियाँ मिल के एक मोबाइल जो है वो निकालेंगे। और उससे ये होगा कि इंडिया जो न्यू कंपनी है यूएसए के लिए, लेकिन जो यूएसए में पहले कंपनी जो इस्टेब्लिश्ड है, पहले ही से अच्छे से चल रही है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी इंडिया की कंपनी को और इससे जो है इंडिया वाला मोबाइल जो है वो वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल जाएगा। इससे क्या होगा, इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जो है इंडिया को जो है नई ऑडियंस भी मिलेगी जो खरीदेगी। और यहीं अगर हम लोग बात करें कि इसमें यूएसए का क्या फ़ायदा होगा, इसमें तो पूरा इंडिया का फ़ायदा हो रहा, नहीं ऐसा नहीं है। जो मोबाइल यूएसए में बिकेगा वही मोबाइल इंडिया में भी तो बिकेगा, तो उससे क्या होगा, इंडिया में भी तो यूएसए के जो है ऑडियंस मिलेंगे। भाई इंडिया का ही तो सिर्फ नाम नहीं होगा ना उस मोबाइल में, उस मोबाइल में आप लोग का यूएसए का भी तो नाम आएगा। जैसे आप लोग का एक ओप्पो और रियलमी ने जो है बहुत ही ज़्यादा पहले जो है एक कॉम्बिनेशन निकाला था, आप लोग देखे होंगे। तो उसमें क्या हुआ था, रियलमी जो है वो सेट नहीं थी इंडिया में, लेकिन ओप्पो जो है बहुत ज़्यादा सेट थी। तो उसके आने के बाद क्या हुआ, रियलमी जो है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा वो मिला, शुरुआत स्टार्टिंग बहुत अच्छी मिली और रियलमी भी जो है वो फेमस हो गई ओप्पो की वजह से। और अब रियलमी जो है वो अपनी अलग कंपनी बन गई, जो सभी मोबाइल निकालती है रियलमी वो बहुत ज़्यादा जो है वो चलता है। ठीक है, तो यही कोलैब्स कर दिया जाता है। तो इसी को जो है वो हम लोग कहते हैं एमएनसीज। एमएनसीज जो है वो आगे जाके ऐसे ही जो है अदर कंट्रियों में जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है कोलैब्स करने लगी। ठीक है, ऐसे अब इसमें जो है एक फ़ायदा ये भी होता था कि इनको कॉम्पिटिशन कम हो जाता था। मान लीजिए भाई ये अगर दूसरे कंपनी में जा रही मोबाइल, दूसरे कंट्री में जा रही मोबाइल सेल करने के लिए, तो वहाँ पर जो कंपनी भाई वो तो पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। लेकिन अब ये इंडिया ने क्या किया, जो कंपनी वो अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस्टेब्लिश्ड है, उसी के साथ जो है जाकर कोलैप्स कर दिया, तो कंपटीशन भी तो कम हो गया। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं कि जो है कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है। अब उसके बाद जो है एमएनसीज ने ऐसे वर्क करता है कि फॉरेनर ट्रेड में जो मतलब कैसे वर्क करता है एमएनसीज कि फॉरेन ट्रेड जो है वो कैसे किया जाता है।
तो अब आगे आते हैं जो आप लोग के एमएनसीज जो जो वहाँ के लोकल को पकड़ लेती है। मतलब कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई हेलमेट बना रहा है, तो वो हेलमेट बना रहा है तो एमएनसीज क्या करती है, हेलमेट उसको बनाते देगी, कहेगी ठीक है तुम बनाओ हेलमेट। लेकिन जब तुम हेलमेट बना दोगे तो हेलमेट के ऊपर जो है लोगो जो है, ब्रांड जो है वो मेरी कंपनी का लगेगा। इससे जो है मेरी कंपनी को प्रॉफिट होगा और तुमको भी प्रॉफिट होगा। तुम्हारा जो है वो तुमने जो भी मैन्युफैक्चरिंग की है, तुम्हारी मेहनत जो है मेरे ब्रांड की वजह से जो है बहुत ज़्यादा तुमको फ़ायदा दिला सकती है। तो इससे क्या होता था, इससे दोनों लोग का फ़ायदा होता। तो एमएनसी जो है स्मॉल वर्कर को जो है, छोटे छोटे लोग को जो पकड़ के ऐसा बहुत ज़्यादा करती थी कि मेहनत उन लोग की रहती थी और ब्रांड जो है इन लोग का रहता था। तो इससे भी जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है, प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है होने लगा था। अब उसके बाद जो है फॉरेन्स में जो ट्रेड करने से जो है फ़ायदा क्या क्या हो रहा था, फॉरेन में जो है ट्रेड करने से फ़ायदा क्या हो रहा था। तो फॉरेन में ट्रेड करने से यही हो रहा था कि जो ऑडियंस नई नई मिल रही थी, अब नए नए जो है कंज्यूमर मिल रहे थे और जो है सेल हो रहा था बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी बढ़ती जा रही थी। अब टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ रही थी कि मान लीजिए यूएसए जो है कोई मोबाइल लेकर आएगा इंडिया में, तो जाहिर सी बात है यूएसए के मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यूएसए डेवलपमेंट कंट्री है तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया से ज़्यादा रहेगी। तो ऐसा ही अगर यूएसए जो है अपना मोबाइल इंडिया में लॉन्च करता है तो इंडिया के लोग भी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं यूएसए की वजह से। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ बहुत तेज़ी से होता है, तो टेक्नोलॉजी भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब आप लोग का जो टर्म आता है वो कौन सा आता है, वो आप लोग का आता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है 30 से, अगर आप लोग 20 से 30 साल या 35 साल अगर पिछला देखें तो इस टाइम जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। कैसे बढ़ा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा है बहुत ज़्यादा फॉरेन एंड गुड का। इससे पहले जो है फॉरेन में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब इधर जो है जब से 20-30 साल से ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो आप लोग का ग्लोबलाइजेशन भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा है। किसके वजह से बढ़ रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड की वजह से जो है ये बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि दो कंपनियां जो हैं वो मिलकर जो है एक जो है प्रॉफिट को जो है वो करेंगी। मतलब दो कंपनियां मिल रही हैं तो प्रॉफिट भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। दो कंपनी मिलकर जो कोई चीज़ बना रही हैं और मान लीजिए एक चीज़, एक प्रोडक्ट आपने बनाया एक कंट्री ने और एक प्रोडक्ट जो है वो अदर कंट्री ने बनाया। अब ये दोनों कंट्री क्या कर रही हैं, आपस में जो एक्सचेंज ऑफर कर ली, उसका प्रोडक्ट उनके कंट्री में जा रहा है, उसका प्रोडक्ट जो है उनके कंट्री में जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, आप लोग को जो कंज्यूमर बहुत ज़्यादा मिल गए, तो इससे ग्लोबलाइजेशन भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ रहा है ये इसके फैक्टर कितने, तो इनके मेन दो फैक्टर, एक आप लोग का आता है कौन सा, एक आप लोग का आता है टेक्नोलॉजी, एक आप लोग का आता है ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन सा आता है, ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर जो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से हैं, दो हैं, एक आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन और एक आप लोग का इंफॉर्मेशन टेक। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में जो है ये कैसे आप लोग का हेल्प कर रहा है या ये आप लोग का कैसा एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का, तो ये ऐसे है कि ट्रांसपोर्टेशन आप लोग देख सकते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है आप लोग की ग्लोबलाइजेशन को। क्यों, क्योंकि ये एक्सचेंजिंग ऑफ गुड को जो है वो हेल्प कर रहा है। कैसे कि अगर किसी कंट्री से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर गुड प्रोडक्ट जाना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से ही जाएगा ना, और कैसे कंट्री में जाएगा, उड़ के तो जाएगा नहीं भाई, एरोप्लेन से ही जाएगा ना। तो ये सब में कौन मदद कर रहा है, ये सब में ट्रांसपोर्टेशन आप लोग का मदद कर रहा है। ठीक है, अब वहीं अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये टेक्नोलॉजी जो है इंफॉर्मेशन टेक जो है ये कैसे मदद कर रहा है, तो अगर दो कंपनियों का अगर आपस में कनेक्ट रहना है, आपस में बातचीत करते रहना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी जो है वो करते रहना है, तो उससे इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, कनेक्टिंग की बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन टेक भी जो है वो बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, अब उसके बाद एक टर्म आता है लिबराइजेशन। ये क्या होता है, तो इसमें जो है ये इंक्रीज होने से आप लोग का ग्लोबलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें 1947 में जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसके बाद जो है हम लोग ने एक टैरिफ बैरियर जो है, ट्रेड बैरियर जो है, बैरियर जो है अभी पिछले चैप्टर में हम लोग कल जो हिस्ट्री में पढ़े हुए थे, क्या किया था इंडिया ने कि ट्रेड बैरियर को जो है वो लगा दिया था। यानी कि कोई भी जो है ट्रेडिंग का सामान जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो फॉरेन से जो है वो इंडिया में नहीं आएगा। 1947 में ये सब लगा दिया गया था। क्यों, क्योंकि इंडिया के लोग सोचते थे कि भाई अगर बाहर के लोग जो हैं इंडिया में ये सब चीज़ भेजने लगे तो इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया में जो काम कर रहे हैं वो सब सक्सेस कैसे होंगे। इन सब के सक्सेस के लिए हमें फॉरेन का जो ट्रेड है उसको बाइकआउट करना पड़ेगा, उसको इसमें जो स्टॉप लगाना पड़ेगा कि इंडियन के हम लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर सकें, उसको सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद 1991 में क्या हुआ, ये एक्ट को हटाया गया, टैरिफ बैरियर को हटाया गया ट्रेड वाले को, कि उसके बाद जो है 1991 के बाद जो है अमेरिका या कहीं से भी अदर कंट्री से भी एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में हो सकता है। तो जब से ये होना शुरू हुआ तब से आप लोग का लिबराइजेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ता चला गया और उससे जो आप लोग का ग्लोबलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हुआ। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अदर कंट्री की अपने कंट्री में जो है
चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे जो है लोग जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जो है वो जाते जा रहे हैं, और उससे जो है वो चीज़ देख के कहीं ना कहीं जो हम लोग के भी स्मॉल वर्कर हैं वो लोग भी जो है कोई नई चीज़ देख के उस पर जो है वर्क करके अपनी टेक्नोलॉजी को भी जो है वो इंक्रीज़ करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही जो हो रहा था, तो इसको जो है ध्यान कौन कर रहा था, तो इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको जो है वो ध्यान दे रही थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था, वो दो कंट्रियों के ट्रेड को जो है कनेक्टन को जो है दो कंपनियों के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको सपोर्ट करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा आप लोग के इंडिया पर, तो आप लोग को क्या, हम लोग को क्या मिला कि वैरायटी ऑफ गुड मिली, यानी कि नए नई चीज़ मिली, हर चीज़ में नए नए चीज़ आते गए हम लोग के पास, और हम लोग का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, रहने का जो तरीका है वो जो है इंक्रीज होता चला गया। अब इसके बाद जो है अदर कंट्री में जो क्या हुआ कि इन्वेस्ट करना जो है वो शुरू करना पड़ा, यानी कि जो अदर कंट्रियां थी वो क्या कर रही थी, वो इन्वेस्ट करने लगी थी, दूसरे कंट्रियों में इन्वेस्ट कर रही थी, कोई चीज़, कोई बिजनेस, कोई कंपनी वगैरह जो है वो खोल दे रही थी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही थी, तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। अब इंडिया में जो कंपनी थी वो खुद आप लोग की एक एमएनसीज बन गई थी, इंडिया की जो कंपनी थी वो भी आप लोग की एमएनसीज बन गई थी, यानी कि इंडिया में जो कंपनी रह रही है वो इंडिया की कंपनी भी जो है किसी अदर कंट्री में जो है अपना ही एक ब्रांच खोल ली है, और जिससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पैसा और प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पा रही है। तो क्या हुआ इससे कि इंडिया जो है जहाँ पे पहले लोग एमएनसीज ला के खोल रहे थे, वहीं थोड़े टाइम बाद इंडिया ने खुद अपने एमएनसीज जो है अदर कंट्री में खोल दिया। तो ये आप लोग का बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल मूवमेंट जो है आप लोग का हुआ था, अपॉर्चुनिटी टाइप का। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक नुकसान ये हुआ कि आप लोग के जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि भाई अगर एक एग्जांपल आप लोग ये समझ सकते हैं कि कोई अच्छी बड़ी कंपनी आ गई इंडिया में, और वहाँ उसने वो काम शुरू कर दिया जो एक यहाँ पे एक स्मॉल जो है स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो कर रहा था। ठीक है, मान लीजिए वो कुछ बना रहा था, राइस वगैरह या कुछ भी बना रहा था, एक स्मॉल स्केल पे जो है वो बना रहा था। तो स्मॉल स्केल पे बनाने के लिए उसको क्या था, उसके पास वर्कर कम थे, उसके पास लैंड कम था, तो इससे क्या हो रहा था, उसको जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा लग रहा था, टाइम जो ज़्यादा लग रहा था सामान बनाने में। लेकिन अगर दूसरी कंपनी जो है फॉरेन वाली कंपनी जो है वो आ गई और बड़े अमाउंट में, बड़े लैंड पे, बड़ी बड़ी मशीनों से और बहुत ज़्यादा लेबर वगैरह वर्कर रख के और वही चीज़ सेम चीज़ बनाना शुरू कर दी, तो इससे क्या हुआ, टाइम भी बचने लगा और कॉस्ट भी जो है वो कम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो आप लोग के स्मॉल स्केल के जो वो थे बिजनेसमैन थे, उन लोग को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा और उन लोग का काम एक तरह से बंद हो गया, क्योंकि उन लोग को कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी और वो लोग इतना सस्ता मार्केट में नहीं बेच पा रहे थे, जितना सस्ता सामान, वही चीज़, वही सेम सामान जो है अदर कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में जो है वो बना दे रही थी, क्योंकि कंपनी का वो बड़ा था, उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा था। तो ये सब चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। ठीक है, स्मॉल स्केल वाले जितने भी वर्कर थे उन लोग को बहुत ही ज़्यादा जो है ये सब प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो आप लोग के स्मॉल वर्कर हैं उनको हेल्प करने के लिए क्या किया गया, आप लोग का एक फेयर ट्रेड हुआ। फेयर ट्रेड लाने के बाद क्या हुआ कि इसमें यह था कि अब जितने भी आप लोग के ट्रेड होंगे ये एकदम फेयर होंगे और ये आप लोग के ग्लोबलाइजेशन में जो है एक हेल्प करेंगे बहुत ही अच्छे से। इसको समझते हैं ऐसे कि जैसे आप लोग के जो स्मॉल वर्कर हैं उनको कैसे हेल्प करना है, उनको कैसे प्रमोट करना है, ये सब की चीज़ जो है वो बात जो है इसमें रखी गई थी। तो लेबर लॉ जो था वो इसमें जो आपका जो है उसमें कुछ चीज़ें लाई गई थी। लेबर लॉ जो था उसमें आप लोग की कुछ चीज़ें लाई गई थी कि आप लोग की लेबर के वर्कर की जो वेज है वो बढ़ाई जाए और उसको जो है राइट दिया जाए, उन लोग को जो है रिस्पेक्ट दी जाए। तो ये सब चीज़ आप लोग के फेयर ग्लोबलाइजेशन फेयर ट्रेड में जो है वो लाया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि आप लोग के जो स्मॉल प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट जो है हमारी क्या करे कि उन लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, क्योंकि भाई चीज़ तो वो लोग भी वही बना रहे हैं ना, बस अदर कंपनी के पास जो है क्या है, अदर कंट्री वालों के पास जो है पैसा ज़्यादा है, तो वो लोग आके हम लोग की कंट्री में जो है चीज़ बना रहे हैं और सस्ता बेच रहे हैं। अगर यही स्मॉल स्केल वाले बिजनेसमैन को अगर हम लोग की गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी तो वो लोग भी जो है आराम से ईजिली जो है उतनी ही कॉस्ट में, कम कॉस्ट में जो है प्रोडक्ट इजीली बना पाएंगे और इससे इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा डेवलप होने में। तो इससे क्या करें कि जो हम लोग की गवर्नमेंट है वो स्मॉल स्केल वाले को बहुत ज़्यादा वो करे, हेल्प करे। कैसे हेल्प करे? फाइनेंशियली हेल्प करे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लोग के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोग का होता है WTO, तो ये क्या करे, इससे बात की जाए और उससे में जो सामान इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसमें जो है टैक्स कम किया जाए, जिससे टैक्स बचे इंडिया वालों को, क्योंकि टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है सामान भेजने में या लाने में। तो ये ट्रेड को जो है ये सब चीज़ कम किया जाए। तो ये सब चीज़ की जो है बात की गई थी किसमें, आप लोग के फेयर ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, तो ये तही आप लोग का चैप्टर था
और यहीं पे आप लोग की पूरी इकोनॉमी जो है वो खत्म हो गई है। तो आई होप कि आप लोग को पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है पूरे के पूरे 4 चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है चारों के चारों। एक बार आप लोगों ने देख लिया तो अब आप लोग 100% 20 मार्क्स जो है वो पूरे ला सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कॉमेंट